और वालेंद्र शाह जी तो आ गए, लेकिन 100 डेज से पहले ही, जिसको हम हनीमून डेज कहते हैं, उससे पहले ही लोगों में इनके प्रति असंतुष्टि बढ़ गई, कई कोणों से हुई। आप कह सकते हैं कि जो अपोजिशन है वो स्वाभाविक रूप में सरकार की आलोचना करे, लेकिन जो इनके पक्षधर थे, इनके ही पार्टी के लोग थे और जेनजी पुस्ता के कहे जाते हैं, वे लोग भी इनकी आलोचना करने लगे। अभी जो वालेंद्र शाह जी हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ओथ लेकर प्राइम मिनिस्टर बने हुए, वो कहीं खुद लड़ाई लड़कर स्टेट कब्जा नहीं किए हुए हैं, इसलिए कानून है, विधि है, प्रक्रियाएं हैं, उनको मान्यता देनी पड़ती। तो सारी प्रक्रियाएं, सारी इंस्टीट्यूशनल संस्था सब जो है, सबको इन्होंने किनारे कर कर इनका जो सचिवालय है, सेक्रेटरिएट है, वे लोग जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको बुलाकर तौहीन करना, उसको धमकी देना, हिंदी भाषी क्षेत्र में कहते हैं ध्वंस का शासन, ध्वंस देने का काम वो करते हैं। इससे ठीक उसी तरीके से ज्यूडिशरी में इन्होंने एक प्रकार का कू किया। पार्लियामेंट में आज तक ये बोले नहीं है, पार्लियामेंट में एक बार बोले वो भी विवादास्पद हो गया। इन्होंने देश का नाम पे संबोधन नहीं किया प्रधानमंत्री बनने के बाद। पार्लियामेंट में जो टाइम देना चाहिए टाइम नहीं देते हैं, हवा की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं। नेपाल अगर में लोगों में बेचैनियां बढ़ती है, आक्रोश बढ़ता है, लोगों में निराशाएं बढ़ती है, तो एक अराजकता पैदा होगा, एनार्की पैदा होगा, जिससे अवांछित तत्व इसका फायदा उठाएंगे। जो हंड्रेड नॉन परसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स हैं वो मजबूत होंगे। हंड्रेड और परसेंट हाँ, और भारत का करीबी देश होने के कारण से, भारत से ओपन बॉर्डर होने के कारण से, इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर अनस्टेबिलिटी होती है, उससे कहीं अधिक नेपाल में जो माहौल बनेगा उसका भारत पर असर होगा। Namaskar, this is Pratim Ranjan Bose, and you are watching Podcast with Pratim. I have with me Mr. Chandra Kishore, an old friend from Nepal and a very senior journalist. Welcome to the show, Chandra Kishore ji. नमस्कार नमस्कार। चंद्र किशोर जी, ये बालंद्रो शाह सिर्फ 3 महीना और 15 दिन होगा, वही 3.5 महीना पहले उन्होंने पीएम बना नेपाल का। एक बहुत ही इन अ वेरी ड्रामेटिक सिचुएशन the changeover had happened from the earlier Oli, then the JNG protests, उसके बाद an interim rule सुशीला कार्की जी का, और इन्होंने आया विथ बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस, और ये ही रिप्रेजेंट्स द यूथ। अब ये 3 महीना में क्या हो गया कि नेपाल में ये लोग सेल्फ इतना प्रोटेस्ट है, सेल्फ इमोलेशन ड्राइव है, लोग खुद आग जला के मर गया। तो क्या हो रहा है, क्यों इतना प्रोटेस्ट, बताइए सर। और नेपाल में 2015 में संविधान आई, कॉन्स्टिट्यूशन आया। उसके बाद जिस तरीके से डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो स्पिरिट होनी चाहिए, वो चीज नहीं हो पाया। लोगों में असंतुष्टि थी, लेकिन वालेंद्र शाह का जिस तरह से उदय हुआ वो बड़ा नाटकीय था, बड़ा रहस्यपूर्ण ढंग से हुआ। लेकिन जो भी हो, आज के दिन में वालेंद्र शाह नेपाल के वैधानिक रूप में प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको मेजोरिटी भी बहुत है, पार्लियामेंट में प्राप्त है। लेकिन जिस नारे के साथ या जिस नारे के आवरण में उनका उदय हुआ या उदय हुआ कहा गया, वो था गवर्नेंस, सुशासन, भ्रष्टाचार की नियंत्रण, लोगों में राहत आना। क्योंकि पिछले एक दशक के कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज में, चाहे जिसकी सरकार रही हो, अंत में केपी शर्मा ओली जी की सरकार थी, लेकिन उससे पहले 3 लोग हुआ करते थे, शेरबहादुर देउबा, पुष्प कमल दाहाल प्रचंडा। यही लोग पूरे मूविंग चेयर के आगे पीछे कर रहे थे।
लेकिन 10 साल में जिस तरह से लोगों की उम्मीद थी कि यह संविधान आने के बाद जिस तरीके से जनता को एक राहत मिलेगा, वो काम हुआ नहीं। और वालेंद्र शाह जी तो आ गए, लेकिन 100 डेज से पहले ही, जिसको हम हनीमून डेज कहते हैं, उससे पहले ही लोगों में इनके प्रति असंतुष्टि बढ़ गई, कई कोणों से हुई। आप कह सकते हैं कि जो अपोजिशन है वो स्वाभाविक रूप में सरकार की आलोचना करे, लेकिन जो इनके पक्षधर थे, इनके ही पार्टी के लोग थे और जेनजी पुस्ता के कहे जाते हैं, वे लोग भी इनकी आलोचना करने लगे। कारण क्या हुआ कि इस शायद दिन में सरकार ने जनता में उम्मीद बढ़ाने का काम नहीं किया, जनता में भय का प्रसार हुआ, जनता में आशा की बात, होप की बात, उम्मीद की बात, सुकून की बात से अधिक लोगों में एक फियर पैदा हो गई, फियर कराया गया, क्योंकि सरकार की जो गतिविधियां हुई वो बड़ी ही अपारदर्शी हो गई, जिसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव हुआ। और प्रधानमंत्री का जो सेक्रेटरीट है वो पैरेलल में एक अपने आप में एक राज्य संयंत्र का काम करने लगे, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो डेमोक्रेसी, अभी जो वालेंद्र शाह जी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ओथ लेकर प्राइम मिनिस्टर बने हुए, वो कोई खुद लड़ाई लड़कर स्टेट कब्जा नहीं किए हुए हैं। इसलिए कानून है, विधि है, प्रक्रियाएं हैं, उनको मान्यता देनी पड़ती। तो इस सारी प्रक्रियाएं, सारी इंस्टीट्यूशनल संस्था सब जो है, सबको इन्होंने किनारे कर कर इनका जो सचिवालय है, सेक्रेटरिएट है, वे लोग जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको बुलाकर तौहीन करना, उसको धमकी देना, हिंदी भाषी क्षेत्र में कहते हैं धौंस का शासन, धौंस देने का काम वो करते हैं। इससे ठीक उसी तरीके से जुडिशरी में इन्होंने एक प्रकार का कू किया। जिस तरीके से जुडिशरी में प्रोटोकॉल हायरार्की है, एक प्रक्रियाएं हैं, वहां चीफ जस्टिस की जिस तरह से नियुक्ति होनी चाहिए, उसमें इन्होंने हायरार्की को डिलीट किया और बड़ी जल्दीबाजी में काम किया। इससे जुडिशरी में एक डर का वातावरण बना। पार्लियामेंट में आज तक ये बोले नहीं है, पार्लियामेंट में एक बार बोले वो विवादास्पद हो गया। इन्होंने देश का नाम पे संबोधन नहीं किया प्रधानमंत्री बनने के बाद। पार्लियामेंट में जो टाइम देना चाहिए टाइम नहीं देते, हवा की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं। इन्हीं का नीति तथा कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति वाचन कर रहे थे पार्लियामेंट में, ये बीच में ही उठकर चले गए। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंसी के सिस्टम है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से मुलाकात करनी चाहिए समय समय जब पार्लियामेंट आप बुला रहे होते हैं, या बीच में भी शिष्टाचार मुलाकात का प्रक्रिया पहले से रही है, परंपरा रही है। इन्होंने कभी भी राष्ट्रपति के साथ जाकर शिष्टाचार मुलाकात नहीं किया। तो आप राष्ट्रपति संस्था को नहीं मान रहे हो। गणतंत्र दिवस था, रिपब्लिक डे, उसमें अभी तक की परंपरा ये थी कि प्राइम मिनिस्टर उसमें स्पीच देते हैं। इन्होंने कहा कि हम नहीं बोलेंगे, तो राष्ट्रपति खुद आकर बोले। इन्होंने उसके अवसर पर विश भी नहीं किया। वैसे मौका बेमौका ये सोशल मीडिया पर अपनी बात को डालते रहते हैं। आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, रिपब्लिक डे का इन्होंने विश भी नहीं किया देशवासियों के नाम पर। तो लोगों के मन में इनके शासन काल में एक कठोरता की बात, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अतिक्रमित करने के बाद की बात, और एक भय का शासन कि पर्दे के पीछे से कोई शक्ति इनको नियंत्रित तो नहीं कर रहा है, कोई निर्देशित तो नहीं कर रहा है, एक कहीं दूसरे दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, एक डार्क रिजिम तो नहीं चल रहा है, कोई शैडो स्टेट तो नहीं है। इस तरह की भ्रांतियां समाज में पड़ती है। जब सरकार या सरकार प्रमुख या सरकार की संरचनाएं लोगों के साथ बातचीत नहीं करेगी, जनता को संदेश नहीं देगी। पहले जो हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री का जो सचिवालय है, जहाँ अधिकांश मिनिस्ट्री है, लोगों का भीड़ लगी रहती थी, लोग जाते थे, मीडिया का एक्सेस था। अब भी तो लगता है जैसे कोई सैन्य सुरक्षा का एक बैरक हो, इस तरह की घेराबंदी है। मीडिया नहीं जा सकती है, मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते हैं, समय से मिल नहीं सकते हैं।
जो उनके पार्टी के ही पार्लियामेंटेरियन हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते हैं। जब चुनाव के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी का सांसदों का बैठक हुआ, उसमें 2 दिन के बैठकों में एक बार भी ये नहीं गए। तो बराबर रहस्य बने रहते हैं, बड़ा नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत होते हैं। तो समाज में कुसूचना फैलेगी, मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगा, अफवाहें फैलेगी, अनेक भ्रांतियां फैलेगी, और लोग उनके बिहाफ में, उनके सचिवालय के बिहाफ में अनेक हरकत करेंगे। जैसे सीबीआई नेपाल में है, उसके लोगों पदाधिकारियों को बुलाकर 5 घंटा प्रधानमंत्री के सचिवालय में रखा गया। उन्हें धमकी दी गई कि फलाने आदमी पर आपको कार्रवाई पर आगे बढ़ानी। वो प्रोसेस की बात कर रहा था, वो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा था, ये मानने के लिए तैयार नहीं। 2 दिन पहले नेपाल के कुछ प्रमुख मीडिया हाउस में, एक वो मीडिया हाउस जिसमें मैं कॉलम लिखता हूँ, कांतिपुर पब्लिकेशन, कांतिपुर के मैं के घर उसके मीडिया हाउस के जो मुख्य दरवाजा है, उस पर लेकर गाड़ी खड़ा कर दिया, जिससे आवागमन बाधित होता रहे। कई और टेलीविजन और ऑनलाइन पोर्टल हैं, उसके भी दरवाजे के आगे गाड़ी रख दी गई, जिससे आवागमन बाधित। जब बहुत ज्यादा प्रेशर बना, तो अभी तक सरकार के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, इस पर कुछ नहीं बोले। उनके पार्टी के नेता ने कहा कि हम इस पर देखेंगे। सिक्योरिटी को खबर किया गया, पुलिस आई, लेकिन बहुत विलंब से आई। तब तो बहुत सारी परेशानियां बढ़ गई थी, बहुत सारे तनाव बढ़ गया था। तो सरकार एक प्रोसेस से नहीं जा रही है, सरकार पारदर्शी तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। तो लोगों में एक डर का माहौल है, और इतने छोटे समय में लोग बोलने से डर रहे हैं। लोग अब बंद कमरे में जो बात कहेंगे वो खुले में कहना नहीं चाहते हैं। सोशल मीडिया पर अगर कोई मैंने आदमी देखा था असहमति आपका जताता है आपका जो कॉलम मैंने देखा, उसमें जी जी आपने बोला कि काठमांडू इज ग्रीप्ड बाय फियर। अब मेरे को जी बहुत जी जी आश्चर्य लगा कि इसमें फियर का क्या है। काठमांडू बहुत ही अच्छा शहर था, पॉलिटिशियन लोग मिलने चले आते थे, बहुत ही इतना सारा वीआईपी कल्चर नहीं था वहां पे। क्या हो गया? हाँ, वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी बात सोशल मीडिया पर रखते हैं तो ट्रोल किया जाता है, उस पर बहुत सारी उसको गालियां दी जाती है, उसको धमकी दिया जाता है। लोगों को डर है कि कहाँ किस पर किस तरह की संपत्ति शुद्धिकरण की कार्रवाई की जा सकती है। लोगों को डर है कि जिस तरह से जेएनजी प्रोटेस्ट के समय में लोगों को इंडिविजुअल फिजिकली अटैक किया गया, उसके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर अटैक किया गया, आज किसी नाम पर किया जा सकता है। इससे लोग डर रहे हैं, इससे लोगों में बेचैनी है। और आप देखे होंगे किस तरह से लोग आत्मदाह की घटनाएं, पिछले 1 सप्ताह में 3 घटनाएं हो गई आत्मदाह की। लोगों में निराशा बढ़ता जा रहा है। सरकार को जिस तरह से अपील करनी चाहिए, लोगों को सरकार को जिस तरह से मैसेज देनी चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट गौण हो गया है। सरकारी संयंत्र है, लेकिन उस पर एक सुपर पावर है, सुपर मिनिस्टर है। मिनिस्टर है, लेकिन मिनिस्टर से ऊपर कोई सुपर मिनिस्टर है जो अनसीन है। एक सेक्रेटरी होता है कोई मंत्रालय में, उसके पैरेलल में कॉन्ट्रैक्ट पर कई सचिव रखे गए। इस तरह की हास्यास्पद और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कोलैप्स करने वाली प्रैक्टिसें चल रही है। तो एक पैरेलल सरकार चलाई जा रही है, जिसकी मनसूबा क्लियर नहीं है। तो स्वभावतः लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, ये जो जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था, बालेंद्र जी आएंगे, गवर्नेंस होगा, महंगाई घटेगी, लोगों को राहत मिलेगी, सुकून होगा। वो चीज तो नहीं हुआ। जो झोपड़पट्टी में लोग रहते थे, एक निम्न वर्ग के लोग, जमीन के लोग, जो ग्राउंड के लोग थे, उन पर डोजर चला दिया गया। लेकिन इस बरसात के मौसम में वो लोग कहाँ रहेंगे, क्या ठहराव होगा, वो नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सोशल मीडिया पर, वो तो मीडिया से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि हम सबको अच्छा बंदोबस्त करेंगे। आप इस समाचार सब जगह आया कि जहां उनको होल्डिंग सेंटर में रखा गया था, वहां बाढ़ आ गई, वहां उनको खाने के लिए अच्छा मिल नहीं रहा है, वहां आपको बदबू आने वाला सड़ा हुआ खाना मुहैया कराया गया। उस पर जेएनजी मूवमेंट में लगे हुए जो लड़के लोग थे, माजिद अंसारी, कई अन्य लोग, जाकर वहां इस बात की खोजबीन करनी चाहिए, इस बात को उजागर करना चाहा। तो उस पर पुलिस के माध्यम से अटैक किया गया। उसे कहा गया कि तुम विद्यार्थी हो, तुम्हें विद्यार्थी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए।
दूसरा 100 दिन के अंदर में क्या हुआ कि जो ट्रेड यूनियन था उसको प्रतिबंध कर दी गई। यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी यूनियन था उसको बंद कर दिया गया। तो लोगों को संगठित होने का, लोगों को अपनी बात रखने का, लोगों को राजनीतिक दिशा पर विमर्श करने का, डिस्कशन करने का जो एक जगह थी, वो सबको आप बंद करते जा रहे हैं। तो अगर आप क्या बनाना चाहते हो समाज को, वो बात में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए डर पैदा हो गया। अगर मैंने पूछ सकूं तो आई थिंक you were talking in a flow, and I really did not like to disrupt you because you were bringing out the whole story out. सर, आपने बहुत सारी चीजें बोला, जैसे कि प्रेसिडेंट का भाषण का समय में प्राइम मिनिस्टर को उठकर चले जाना, बहुत ही असंसदीय है ये। जी। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने दिया दिए कि इसका आप एक बात कही कि जुडिशियरी में कू किया गया। क्या, व्हाट डिड ही डू विद द जुडिशियरी? जुडिशरी में ये हुआ कि वहां जज लोगों की एक हायरकी बना हुआ है। इन्होंने बड़ी जल्दीबाजी में एक न्यायिक समिति बनाया जिसके तहत प्रधान न्यायाधीश कौन होंगे वो तय किया जाएगा। इन्होंने के तरफ से जो एक उसका क्राइटेरिया बाहर लाया गया, वो क्राइटेरिया भी मीट नहीं हुआ है। आप हायरकी में जो नीचे थे जज, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। जो एक्टिंग चीफ जज थे, जिनको चीफ जस्टिस एक महिला थी सपना प्रधान मल, जिनको बनना चाहिए था, उनको रोक दिया गया। तो स्वाभाविक है जुडिशरी में एक डर की वातावरण बन गई, क्योंकि हायरकी मेंटेन नहीं किया। जुडिशरी तो एक चेन ऑफ कमांड में चलने वाली संस्था है। अगर आप किसी को लेकर चीफ जस्टिस बनाते हैं तो उसकी क्राइटेरिया क्लियरिटी होनी चाहिए, इस आधार पर इनको बनाया गया है। वो कुछ भी नहीं है। वे लोग पसंद नहीं किए जो सरकार में है, उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने जुडिशरी की जो हायर की है उसको नस्तनाबूद कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। तो स्वाभाविक है कि हर हर जज लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि हम कोर्ट में कोई अगर फैसला करते हैं जो सरकार के रुझान के अनुसार नहीं हो, सरकार के रवैये के अनुसार नहीं हो, तो हम सुरक्षित घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरीके की बातें उभर कर आ रही। जो जुडिशरी में लोग हैं, बाहर के लोग हैं, जो कानून व्यवसायी हैं, एडवोकेट लोग हैं, वे लोग ये बात कह रहे हैं कि आजकल जुडिशरी पर बहुत बड़ा दबाव बना हुआ है सरकार की तरफ से, अघोषित दबाव है। एक तो हायरकी मेंटेन नहीं किया गया, दूसरे उन लोगों को पर्सनली भी उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपको हमारे अनुकूल का निर्णय देना होगा। क्योंकि बीच में ये देखा गया कि जुडिशरी का जो संरचना थी, जो स्ट्रक्चर था, अगर वो अपने इंडिपेंडेंस के अनुसार काम करती तो सरकार की बहुत सारी जो गतिविधियां हैं उसको जुडिशरी रोक सकती थी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस की बात है, शक्ति संतुलन की बात की गई है। लोकतंत्र की सौंदर्य यही है, ब्यूटी यही है, स्ट्रेंथ भी यही है कि कोई भी आदमी में इतनी क्षमता, इतना विजडम नहीं होगा कि वो सारे काम वही कर सके। इसलिए शक्ति पृथकीकरण कर दी गई। किसी एक ही आदमी में, किसी एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां कार्यकारी का सन्निहित नहीं हो, उसी में संलिप्त नहीं हो, तो स्वाभाविक रूप से शक्ति का पृथकीकरण किया गया। प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हें अधिकार होती है, लेकिन पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। कैबिनेट होता है जहां विमर्श होता है। आपको कार्यकारी है, जुडिशरी है, या सरकार के अन्य अंग हैं, आयोग है, मानवाधिकार आयोग है। तो सभी जगह का जिस तरह से फंक्शनिंग होना चाहिए, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो लास्ट ईयर सितंबर एक 8 और 9। एक ये सरप्राइजिंग बात यह है कि 3 महीना में जी इतना सारे, इतना someone could create so much of trouble in barely जी 3 months। 3 महीना जी तो चले जाते हैं सरकार को समझने में, कैसे जी चलाए, क्या करे। कुछ 1-2 महीना तो उसमें चले जाते हैं, उसके बाद टाइम लगता है कुछ काम करने के लिए। तो काम कुछ कुछ उल्टा सीधा डिसीजन भी हो, तो इतना सारे डिसीशंस एक सरकार ने ले लिया। और while listening to you, I almost remembered the similarity with the Yunus administration that came in Bangladesh. जी But जी उसमें क्या था, डिफरेंस ये था कि उसका अकाउंटेबिलिटी बहुत ही पुअर था। वो कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस का थ्रू में नहीं आया था, इलीगल एक गवर्नमेंट जी था। ठीक है। जी
अब आपका यहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का थ्रू इलेक्शन हुआ, जी इलेक्शन होके एक सरकार आया। सर, माय जी क्वेश्चन टू यू इज, नेपाल इज वन कंट्री which doesn't give up on its demand for democracy. ओके, जी ये 20 साल तो लड़ते रहा, उसमें जी बिता दिया था, इतना जी सारे सिविल वॉर, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसको लेके नेपाल बहुत ही प्रॉब्लम्स है उसका, बट नेपाल इज वेरी वेरी काइंड ऑफ जेलसली इट प्रोटेक्ट्स इट्स डेमोक्रेसी। तो आप ये बताइए कि ये चलेगा क्या नेपाल में? नहीं, नेपाल की जो सोसाइटी है बहुत ही वाइब्रेंट है, और ये क्लोज सोसाइटी नहीं बन सकती है, ये बंद समाज नहीं बन सकता है। यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं। आप देखेंगे कि इतनी भय के वातावरण के बावजूद लोग तो सड़क पर आ रहे हैं। थोड़ी ही संख्या में लोग हैं, लेकिन लोग तो सड़क में आ रहे हैं। तो इस सरकार के बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाना, इंटरनेशनल मीडिया को समझाना थोड़ा कठिनाई है। लोगों को लगता है कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन पर कोई क्वेश्चन नहीं किसी ने उठाया, सभी पार्टियों ने एक्सेप्ट किया है, सभी पार्टी इलेक्शन में सहभागी हुए, और कोई आदमी मेजोरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बनता है। और ये प्राइम मिनिस्टर जिस कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लिया, जिस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ही पांव पर प्रहार कर रहा है, वार कर रहा है उसको। एक ओपन सोसाइटी से समाज को एक क्लोज सोसाइटी की तरफ ले जा रहा है, एक उजाले समाज से डार्क सोसाइटी की तरफ ले जा रहा है। यह बाहरी दुनिया को बताना बड़ा कठिन है। दूसरी बात, यह सरकार के साथ जो कहने के लिए सरकार है, जो बाहर दिखाई पड़ रहा है, एक शैडो स्टेट भी पैरेलल में काम कर रही है। वो शैडो स्टेट कौन है, कौन लोग चला रहे हैं, इनका निर्देशन है, स्ट्रेटेजी कहाँ से बनती है, जो लॉ चेंज करने का जो तैयारियां चल रही है इतनी फास्ट ट्रैक में कैसे हो रहा है। सारी योजनाएं का पहले से ही प्लान है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। देखिए, कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार चाहती है कि जुडिशरी हमारा थोड़ा फ्रेंडली हो सरकार के साथ। सरकार जो एक न्याय युक्त समाज, एक जस्टफुल सोसाइटी बनाना चाहती है, उसमें जुडिशरी हमको सहयोग करे। हम समाज को प्रोग्रेसिव और मॉडरेट बनाना चाहते हैं, उसमें हेल्प करें। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो इतनी मजबूत हो कि सरकार का जो गोल है कि हम जनता को बेहतरीन शासन दे सकें, प्रोस्पेरिटी दे सकें, एक लोगों में एक देश को जोड़ने वाली जो कड़ी है उसमें हम काम कर सकें। वो जो जो इंस्टीट्यूशन है वो उसको मजबूत करने का काम करता है, और चाहता है कि थोड़ा सा हमारे लिए फ्रेंडली हो, हमारे लिए लाइक हो। लेकिन हाँ, फ्रेंडली ये का मतलब सही ये सही, नहीं हर है हर हर कि हर सही, नेशन में ये होते हैं, ठीक है। ये होता है। लेकिन फ्रेंडली का मतलब, सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके डिक्टेशन चले, आपके अनुसार चले। स्वाभाविक है, जिनको नॉमिनेट करने का, अपॉइंटमेंट करने का अधिकार है, वो चाहता है कहीं भी कि हमारे लिए थोड़ा सा फेवर का हो। लेकिन संस्था की अपनी इंडिपेंडेंसी होती है, संस्था की अपनी निर्णय करने की प्रक्रियाएं होती है। जब आप उस निर्णय प्रक्रिया को एक शैडो स्टेट की तरफ से आप इंटरप्ट करने लगते हो, प्रॉब्लम वहां खड़ा हो जाता है। तो इतने छोटे समय में, आज तक के नेपाल के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था। या तो मिलिट्री कू होता है दक्षिण एशिया में, हम्म। आप मिलिट्री कू कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने रख दिया एक बक्से में, आपको जो मन लग रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार चलना पड़ेगा। कुछ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पार्लियामेंट है, वो जनता ने वहां पठाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का नेता होता है, तो आपको पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होना होगा। अब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कब बोले, उसकी प्रक्रिया है कि इतने समय से पहले आपको पार्लियामेंट का जो स्पीकर है उन्हें कहना होगा, लोगों को प्रश्न करने के लिए अवसर देना होगा, उसके लिए भी इतने घंटे पहले उनको I, टाइम दी I जाएगी। fully endorse your उन्होंने, views. Ki हाँ, Prime Minister, I fully endorse your views. The Prime Minister, जी for example, in India, there is जी a complaint that the Prime Minister Modi doesn't hold press conferences, right? जी 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 But the Prime Minister keeps talking to the Parliament. जी That he keeps doing, and people जी can see it. So, प्रेस छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर को तो पार्लियामेंट में तो बोलना ही है उनको, नहीं तो कैसे होगा? और रिपब्लिक हाँ। डे लेकिन का जो मैसेज, ये तो एक हमारे यहाँ क्या कस्टम। हादसा हो गया, हमारे यहाँ क्या हादसा हो गई
प्राइम मिनिस्टर अचानक आते हैं, बैठते हैं अपने सीट पर, हाथ उठाते हैं कि मैं बोलूंगा। स्पीकर घबरा जाते हैं कि क्या करनी चाहिए। फिर वो इशारा करते हैं कि अब आइए रोस्टम में। प्रधानमंत्री रोस्टम में बोलने लगते हैं और कहते हैं कि कोई प्रश्न हो तो बोलिए। तो यह एक प्रक्रिया ये तो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट कॉर्नर जैसा हो गया। प्रोसेस होती है। ये तो हाँ, स्ट्रीट कॉर्नर ऐसा हो तो गया। नहीं होता है ना। आप आज काठमांडू मेट्रोपॉलिटन का मेयर नहीं हो, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और एक प्रक्रिया के द्वारा आए हुए हैं। आप प्रत्यक्ष निर्वाचित डायरेक्ट इलेक्शन होकर आप बने हुए प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आप पार्लियामेंट के थ्रू आए हुए हैं, एक पार्टी के थ्रू आए हुए हैं। इनमें शुरू से ही पार्टी सिस्टम को नहीं मानने की इनका माइंडसेट रहा है शुरू से। लेकिन चुनावी राजनीति के कारण से चुनाव से ठीक पहले एक पार्टी ज्वाइन की, हम्म। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। हम्म। तो इसको एक बड़ा अच्छे अर्थ में लिया गया कि वह आदमी जो कल तक अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता था और पार्टी लेस सोसाइटी का पैरवी करता था, आज हम्म। कम से कम एक पार्टी को तो ज्वाइन किया। क्योंकि हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को मानती है। हम्म। तो किसी न किसी पार्टी से आप जुड़ते हैं तो पार्टी का डिसिप्लिन होगा, पार्टी के प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, पार्टी का कुछ मैनिफेस्टो होगा जिसके प्रति वो जनता के प्रति पब्लिकली अकाउंटेबल होगा, लोग पार्टी को पहचानेंगे। तो इसको बेहतर माना गया। लेकिन उनका जो अभी तक का रवैया है, पार्टी का जो ट्रेन का डब्बा है वो एक अलग है, इंजन अलग चलती है, ये अलग चल रहे होते हैं। इनके स्पीकर या पार्टी के, इनके पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, वे चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आवे। जैसे इन्होंने इंडो नेपाल बॉर्डर के संबंध में एक बात कह दी, तो जो नेपाल में हर अपोजिशन पार्टी उस बात को उठा रहा है कि नेपाल ने भी भारत का जमीन जो है अतिक्रमित किया हुआ है। लोग कहते हैं कि या तो आप इसका, आपको कब तक कैसे पता चला, आपके पास क्या प्रमाण है, अगर सरकार के पास है तो बता दे, नहीं तो ये बात को आप वापस लीजिए। लेकिन कभी आकर पार्लियामेंट में बोलते नहीं है। कभी अन्य विषय भी इन पर उठ रहा है, उसका कभी आकर पार्लियामेंट में जवाब देना नहीं समझते हैं। आते हैं 10-15 मिनट बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस तरीके से पार्लियामेंट का तो एक प्रक्रिया है ना, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति के समक्ष कैसे प्रस्तुत हो उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं। कैबिनेट बैठती है, कैबिनेट का कुछ परंपराएं होती है, किस तरह से कैबिनेट चलेगा, सारी चीजें एक जगह है। इनकी अपनी जो निजी सचिवालय है, वो निजी सचिवालय से इनको चलता है। अच्छा। इनकी सचिवालय तो दिन से अधिक, तो इनकी पॉइंट सचिवालय इज, पॉइंट इज इनकी इन। सचिवालय हम्म। दिन के उजाले से अधिक रात के अंधेरे में चलती है अधिक। इसलिए लोगों के मन में डर है। सरकार का काम, स्टेट का काम लोगों में भरोसा पैदा करना है, विश्वास पैदा करना है कि चलो भाई महंगाई अभी नहीं कम हो रही है लेकिन सरकार उस दिशा में काम कर रही है। भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो रहा है लेकिन धीरे धीरे होगा। इन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे 100 डेज के लिए, किसी भी मोर्चे पर ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आप सरकार को बताना पड़ा कि हम आए हुए हैं, हमारे पास ये दिखते हुए हम ये नहीं कर पाए हैं, हम ये कर पाए हैं, ये चीज हम किए हैं। कई चीज इन्होंने बेहतर भी किया है, जैसे कर्मचारी टाइम पर मौजूद होने लगे हैं। आपको छोटे छोटे पेटी जो करप्शन होता था उसमें कमियां आई है। तो आपको ये जनता में भरोसा पैदा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को देश के नाम में संबोधन करना चाहिए ना, जिससे लोगों को उम्मीद हो। इतनी बड़ी बहुमत आया हुआ है, सर। आप लोगों से बात नहीं करोगे और हाँ। आप में प्रतिशोध की फीलिंग्स है। जैसे आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में क्या होता है, एक पार्टी की सरकार बनती है, दूसरा देश से एग्जाइल हो जाता है, दूसरे के घरों में लूटपाट होती है, दमन होता है, उसको भ्रष्टाचारों के आरोपों में फंसाए जाते हैं। यहां भी कई जगह ऐसा हुआ है कि जिस दिन उन्होंने ओथ लिया तो जो प्राइम मिनिस्टर थे उससे पहले केपी शर्मा ओली, उस समय के होम मिनिस्टर, आपने अरेस्ट कर लिया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपके पास प्रोसेस नहीं मिला हुआ है, आपको कार्रवाई करनी है तो पहले डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, पहले पुख्ता प्रमाण जुटाइए। वो देश छोड़कर भाग नहीं रहा है, तब आप उसको अरेस्ट कीजिए। लेकिन इन्हें दिखाना था कि हमको आधी रात, जिस दिन उन्होंने ओथ दी, आधी रात ये करना है। इसलिए जो आरएसपी पार्टी बनी हुई है, कहने के लिए वो पार्टी है लेकिन आज भी वो एक गठबंधन है। गठबंधन मतलब क्या होता है, चुनाव के समय चुनाव जीतने के लिए
कहीं से A लोग आकर loose इंतजार करते हैं। coalition. Hmm. हाँ, तो वो बिहेवियर, वो कैरेक्टर आज भी उस पार्टी में है, और यही कारण है कि पार्टी प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई मोरल जो है उन पर प्रेशर नहीं देने की स्थिति है। वो खुद जो है घबराए हुए हैं। कारण क्या है? जो आरएसपी के प्रेसिडेंट हैं उन पर भी कई मुकदमे चल रहे हैं, अदालत में विचाराधीन चल रहा है, उनका भी गला फटा हुआ है, वो मोरल प्रेशर नहीं दे सकते। अभी जो बजट आई है इनके शायद इनके भीतर, वो बजट भी पुरानी बजटों से कोई नई चीज नहीं, कोई नया स्कीम नहीं था, सर, कोई रिफॉर्म की बातें नहीं थी। तो आप यहाँ पे जैसे कि हमारा टाइम तो फिक्स्ड होते हैं, तो let me end with a small question. Is that, for example, many in Nepal, when this Genji protests happened and then the new government came, many saw foreign hand in it. Okay. But uske baad something interesting happened. The prime minister denied to meet the foreign secretary, Indian foreign secretary. अब वो तो छोड़ो, जो सरगेई गौर जो है हमारा, he is the special envoy to South Asia and Central Asia, तो उनको भी मिलने मना कर दिया। अब हाउ, तो ये हाउ आर दीज अनफोल्डिंग? जस्ट जैसे क्विकली। ऐसा है कि नेपाल एक राज्य के रूप में कई सारे मुल्कों के साथ इसका दोस्ताना संबंध रहा है, और सभी दोस्त हैं, लेकिन सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कायदे से इन्हें अलग अलग मुल्कों से अलग अलग 1-to-1 मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या रखा शगुफा कि हमको कहीं विदेश यात्रा नहीं करनी है, हमें सबको इकट्ठे मिलना है। लेकिन अभी तो जो मैंने एडीजीपी डायरेक्टर आए let me थे, put it straight. Let me put it जी straight. He said कि he, as a head of the state, he will only meet the head of the state. I think that is what he said. अब this is too much to expect that Mr. Donald Trump will come and meet him. देखिए, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अव्यवहारिक है। वह हर देश का अपनी अपनी सार्वभौमिकता जरूर होती है इक्वल, लेकिन हम एक देश दूसरे देश के साथ जो बिहेव होता है उसमें आप कैसे अप्रोच कर रहे हो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमें अगर डेमोक्रेसी को मजबूत करनी है, हमें आर्थिक तंगहाली है उसको अगर ठीक करना है, तो हमें अलग अलग हमारे देश के इंटरेस्ट कौन फुलफिल करने वाला है उसके साथ उसी अनुसार से बात करनी होगी। अगर हम बेसी अक्कड़ दिखाएंगे, बेसी अगर ईगो दिखाएंगे, तो आप अपने यहाँ तो रहेंगे, लेकिन आपको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलने में दिक्कतें होंगी। Thank you so much, Chandrakishore ji. Since it's a podcast and the audience may not like to watch एक it for मिनट too long. मैं एक मिनट में Yes, sure. एक मिनट एक कहूंगा कंक्लूडिंग में, ये वालेंद्र सर जो नेतृत्व कर रहे हैं शाह नेपाल की सरकार का, इनका भविष्य क्या होगा उससे अधिक ये है कि नेपाल में स्थिरता हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। नेपाल अगर में लोगों में बेचैनियां बढ़ती है, आक्रोश बढ़ता है, लोगों में निराशाएं बढ़ती है, तो एक अराजकता पैदा होगा, एनार्की पैदा होगा, जिससे अवांछित तत्व इसका फायदा उठाएंगे। जो नॉन 100%. कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स हैं वो मजबूत होंगे। और 100%. हाँ, और भारत का करीबी देश होने के कारण से, भारत से ओपन बॉर्डर होने के कारण से इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर अनस्टेबिलिटी होती है उससे कहीं अधिक नेपाल में जो माहौल बनेगा उसका भारत पर असर होगा। इसलिए भारत के लोगों को भी नेपाल के प्रति चिंता जो है वह स्वाभाविक है, और नेपाल के जो डेमोक्रेसी के प्रति लोग हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि नेपाल की डेमोक्रेसी बड़ी कुर्बानियां से आई हुई है। लोगों को डर है कि हम जिस चीज को लाए थे वो कहीं हाथ से निकल न जाए, इस तरह की चिंता लग रही है। Thank you, sir. Thank you so much.